हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपने 5th वीडियो में स्टुअर्ट राजाओं और पार्लियामेंट के बीच विवाद और संघर्ष का अध्ययन करेंगे। ये हमारे राजा और पार्लियामेंट के मध्य संघर्ष के चैप्टर से संबंधित है। इसके आगे का हम पहले बता चुके हैं कि मॉडल पार्लियामेंट क्या थी, गुलाबों का युद्ध क्या था, ट्यूडर काल में 5 राजा हुए, उनके काल में किस प्रकार से पार्लियामेंट का विकास हुआ, मैग्ना कार्टा क्या था, वृहत सभा और शाही परिषद की स्थापना इंग्लैंड में कैसी हुई थी, जिसने कि संसदीय संस्थाओं के विकास में योगदान दिया। 1603 में जेम्स प्रथम इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। वह इंग्लैंड का प्रथम स्टुअर्ट राजा था। 1625 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड का शासक बना। 1648 में उसके शासन का अंत हुआ। हम देखते हैं कि इन प्रथम 2 स्टुअर्ट राजाओं के 45 वर्ष के शासन काल में पार्लियामेंट और उनमें मतभेद बढ़ते गए, जिसकी परिणति हमें एक गृह युद्ध के रूप में मिलती है। एक बड़े इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार रैमजे म्यूर। उन्होंने कहा है कि स्टुअर्ट काल में पार्लियामेंट को नवीन अधिकार प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं थी और ना ही वह किसी नवीन अधिकार की मांग कर रही थी। वस्तुतः 17वीं शताब्दी के संघर्ष का स्वरूप पुराने अधिकारों की रक्षा करना था। उस समय संसद के सदस्यों का उद्देश्य संविधान में किसी तरह के परिवर्तन को लाना नहीं था। उनकी इच्छा केवल यही होती थी कि उनके हाथ से जो अधिकार निकल गए हैं वो उन्हें पुनः प्राप्त हो जाएं। परंतु हम देखते हैं कि इस तरह की जब इंग्लैंड में बातें हो रही थी तो इसी क्रम में इंग्लैंड के इतिहास में हमें क्रांतिकारी परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टुअर्ट राजाओं और पार्लियामेंट में निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रही थी। ये जो संघर्ष था, इसकी पृष्ठभूमि में 3 प्रश्न निहित थे। पहला था, क्या राजा पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर राज्य करता है अथवा अपने देवी अधिकारों के आधार पर? मतलब कौन सर्वोच्च है, पार्लियामेंट या राजा के देवी अधिकार? तो राज्य का शासन किस प्रकार से चलाया जाता है। दूसरा था, राज्य की संप्रभुता पार्लियामेंट में निहित है अथवा राजा के देवी अधिकारों में, अर्थात दोनों में से कौन सर्वोच्च है, पार्लियामेंट अथवा राजा को प्रदत्त किए गए देवीय अधिकार। तीसरा था कि राज्य में राजा सर्वोपरि है अथवा कानून। तो इन तीनों प्रश्नों को लेकर के इंग्लैंड में पार्लियामेंट और राजा के मध्य संघर्ष होता है और जिसमें हम देखते हैं कि अंततः विजय किसकी होती है, पार्लियामेंट की। जब ये प्रश्न इंग्लैंड में चल रहे थे तो इन्हीं के साथ में कई दूसरे प्रश्न भी इन प्रश्नों के साथ संघर्ष में शामिल हो गए थे। वो इस प्रकार से थे कि पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना क्या राजा कर लगा सकता है, अर्थात राजा के पास क्या कर लगाने की संप्रभुता है, अधिकार है, या उसको पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। राजा को क्या ये अधिकार है कि बिना बताए वह किसी व्यक्ति को बंदी बना ले या फिर उसको छोड़ दे, और राज्य के मंत्री क्या पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी हैं अथवा राजा के प्रति उत्तरदायी हैं। जब हम इन प्रश्नों का आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में इन प्रश्नों में ही भावी पार्लियामेंट की नींव छुपी हुई थी कि किस प्रकार से पार्लियामेंट का स्वरूप होगा और पार्लियामेंट का डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में राजा
और पार्लियामेंट के मध्य संघर्ष तेज होता चला गया। इसमें जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम का देवीय सिद्धांत में विश्वास, उनका निजी चरित्र और दोनों की धार्मिक और विदेश नीति ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम इन दो जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम जो दोनों स्टुअर्ट राजा हैं, इनके जो मुख्य राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में अब अध्ययन करेंगे। जेम्स प्रथम ने लॉ ऑफ मोनार्की नामक एक पुस्तक की रचना की। इसमें उसने लिखा कि राजा को देवता कहना उचित ही है, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी और ईश्वरीय शक्ति की समानता है। अर्थात राजा पृथ्वी पर देवीय अवतार है और उसकी बात या आज्ञा का पालन करना सभी को चाहिए। चार्ल्स प्रथम ने भी इस सिद्धांत को माना, किंतु यह विचार संसदीय विचारधारा से तनिक भी मेल नहीं खाता था। यह विचार वास्तव में सामंतवाद के अनुकूल था, क्योंकि जब इस शताब्दी में हम देखते हैं कि धीरे धीरे पार्लियामेंट्री सिस्टम का विकास हो रहा है, तो ये राजा के विचार लोगों को अखरने लगे थे। इन दोनों सम्राटों अर्थात जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम के अनुसार अपने विशेषाधिकारों के कारण ही राजा सामान्य कानूनों से ऊपर है। वह किसी भी कानून को ठुकरा सकता है, किसी भी कानून को लागू कर सकता है, किसी को भी मृत्यु दंड दे सकता है और किसी को भी छोड़ सकता है। अर्थात राजा सर्वोपरि है, राजा निरंकुश है। परंतु पार्लियामेंट का कहना था कि जो ये राजा के विशेषाधिकार हैं, ये भी कानून की देन है। अतः जब राजा इन विशेषाधिकारों का प्रयोग करे तो कभी भी कानून की अवहेलना नहीं करे। उसे उस देश के कानून को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अपने मतों के समर्थन ने दोनों ही पक्षों ने, अर्थात इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने और दोनों राजाओं ने इंग्लैंड के संविधान में अनेक उदाहरण देखे हैं। राजाओं का कहना था कि ट्यूडर राजाओं ने निरंकुश शासन किया था, परंतु पार्लियामेंट कहती थी कि ट्यूडर शासकों के काल में ही मैग्ना कार्टा पारित हुआ था। मैग्ना कार्टा वास्तव में सबसे पहले पारित हुआ एक जनता का मांग पत्र था, जिसे वहाँ इंग्लैंड के राजा ने स्वीकृत कर दिया था। अर्थात पहली बार जनता के अधिकारों की रक्षा हुई, जनता की बात को राजा के द्वारा माना गया। हम आगे देखते हैं कि जेम्स प्रथम एक योग्य व्यक्ति था, परंतु दुर्भाग्य ये था कि उसको इंग्लैंड की बदली हुई स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस समय इंग्लैंड में पूर्ण शांति थी। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक था कि जनता की भावना को वह राजतंत्र की ओर मोड़ ले, परंतु वह जिद्दी था, घमंडी था। इस कारण वो इस तथ्य को नहीं समझ सका कि जब जनता पार्लियामेंट की तरफ उन्मुख हो रही है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो राजा के अधिकारों के प्रति जनता के विचारों को मोड़े, राजतंत्र के प्रति जनता के विचारों को मोड़े, और इस कार्य में वह असफल रहा। दो इतिहासकार हुए हैं, वार्नर और मार्टिन। उनका कहना है वो कायर था, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था। हालांकि विदेश संबंधी मामलों में वह तेज था, उसके विचार ऊंचे थे, फिर भी उसके कथन अनिश्चित थे। वह इतना शेखीखोर था कि किसी भी प्रसंग में कामन सभा के सदस्यों को उत्तेजित कर देता था। वो पूर्ण रूप से राजा के देवीय अधिकारों पर विश्वास करता था, तो स्वाभाविक था कि उसमें और पार्लियामेंट में कभी बनी ही नहीं।
उसी के नक्शे कदम पर चार्ल्स प्रथम था। चार्ल्स प्रथम भी राजा के देवीय सिद्धांतों को मानता था। वो अपने पिता की भांति हठी और जिद्दी स्वभाव का था। वो कोई वायदा कर लेता था तो उस वायदे की कद्र तक करना नहीं जानता था। जब मन होती थी उस वायदे को तोड़ देता था। वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। चार्ल्स प्रथम का मस्तिष्क वार्नर और मार्टिन के अनुसार अनेक प्रकार की योजनाओं से भरा रहता था। जैसे खरगोश के बिल में बहुत सारे खरगोश रहते हैं। उसकी योजनाएं किसी को भी आकर्षित नहीं करती थी। ऐसे व्यक्ति के साथ पार्लियामेंट के साथ में समझौता होना बड़ा मुश्किल था। अतः चार्ल्स प्रथम के काल में भी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट और राजा के मध्य में संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। इस समय आंतरिक शांति थी और आक्रमण का भय भी बहुत कम था। जेम्स प्रथम जब गद्दी पर बैठा तब देश में पूर्ण शांति थी। महारानी एलिजाबेथ के समय में स्पेन के आर्मेडा की पराजय से इंग्लैंड पर बाहरी आक्रमण का भय समाप्त हो गया। अब यूरोप के राजा इंग्लैंड के मित्र बन गए थे। इन परिस्थितियों में ट्यूडर वंश के शासनकाल के समय में व्यवहार में लाई गई निरंकुशता की अब आवश्यकता नहीं थी। प्रजा और संसद दोनों के पास काफ़ी समय था कि वो सही स्थितियों का आकलन कर सके, सोच विचार कर सके और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाह्य आक्रमणों का अभाव और आंतरिक शांति ने लोगों को सोचने और समझने का समय दिया कि वो अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हो सके। नवीन जागृति कैसे हुई? इंग्लैंड में आर्मेडा की पराजय होती है। इंग्लैंड में एक नवीन जागृति का सूत्रपात होता है। अर्थात इस काल में इंग्लैंड में व्यापार की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। साहित्यिक क्षेत्र में आशा से भी ज़्यादा प्रगति हुई। इसके फलस्वरूप प्रजा में नए ढंग से सोचने विचारने की क्षमता पैदा हुई। उसमें खोजबीन करने की नई शक्ति आ गई। वो अधिक आत्मसम्मानी हो गई, स्वावलंबी हो गई और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई लहर दौड़ गई। चारों तरफ हमें उन्नति का वातावरण देखने को मिलता है। तो जब प्रजा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई और अपने समाज के लिए सोचने लगी, तो इस स्थिति में किसी भी निरंकुश राजतंत्र का टिकना बड़ा असंभव हो जाता है और यही हम इंग्लैंड में देखते हैं। पार्लियामेंट का विकास कैसे हुआ? ट्यूडर काल में शासकों ने अपनी इच्छानुसार पार्लियामेंट से कई अधिनियम पारित कराए। उन्होंने अपनी धार्मिक नीति के लिए भी उनसे समर्थन प्राप्त किया। अपने सभी प्रमुख कार्यों के लिए पार्लियामेंट से प्रस्ताव इन राजाओं के द्वारा पारित कराए गए। इससे एक तरफ तो राजा को निरंकुश अधिकार मिले, दूसरी तरफ अननोइंगली पार्लियामेंट की शक्तियों में विस्तार होने लगा और इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था सुदृढ़ होने लगी। अतः स्टुअर्ट शासकों द्वारा इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास सफल नहीं हुआ। पार्लियामेंट के सदस्य अब ये चाहते थे कि वो निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से कार्य करें। वे किसी भी प्रकार की सत्ता के अधीन रह करके कार्य करने के इच्छुक नहीं थे। अब इन दो स्टुअर्ट राजा चार्ल्स प्रथम और जेम्स प्रथम की धार्मिक नीति क्या थी, जिसके कारण इंग्लैंड में हमें
संसदीय संस्थाओं के विकास में एक चेंज दिखाई देता है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगते हैं। प्रथम 2 स्टुअर्ट शासक और पार्लियामेंट के मध्य में धार्मिक प्रश्न को लेकर के भी मतभेद उठ खड़े हुए थे। उस समय की धार्मिक अवस्था का जब हम आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय इंग्लैंड में 3 प्रमुख धार्मिक संप्रदाय थे: रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन चर्च के अनुयायी और प्यूरिटन। और इन तीनों में ही पारस्परिक विरोध था। जो इंग्लैंड का राजा था वह चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थक था। उसका विरोध प्यूरिटनों ने किया। ये प्यूरिटन देश में काफ़ी संख्या में थे। ये लोग चाहते थे कि चर्च का प्रबंध बिशप नहीं करे। कौन करे? राजा करे। किंतु राजा का कहना था कि नो बिशप नो किंग, अर्थात अगर बिशप ही नहीं है तो राजा भी नहीं है। जनता इससे बड़ी गुस्सा हो गई और बड़ी अप्रसन्न हो गई। जेम्स प्रथम से कैथोलिकों को आशा थी कि कैथोलिक माता का पुत्र होने के कारण वह उनका पक्ष लेगा, परंतु जेम्स प्रथम ने कैथोलिकों का पक्ष नहीं लिया। तो कैथोलिकों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे। उन्होंने पार्लियामेंट भवन के नीचे सुरंग खोदकर उसमें बारूद भर दी और इस बारूद में आग लगाकर राजा, मंत्री और संसद सदस्यों को उड़ाने की एक योजना बनाई। और इस योजना को गन पाउडर षड्यंत्र या गन पाउडर प्लॉट कहा गया। परंतु दुर्भाग्य कहें या अच्छा भाग्य कहें, गन पाउडर प्लॉट का समय से पूर्व ही पता चल गया। अनेक कैथोलिक नेताओं को कैद कर लिया गया, उन्हें यातनाएं दी गईं, कैथोलिक धर्म के विरुद्ध नियम बनाए गए। इस प्रकार जेम्स प्रथम की धार्मिक नीति से प्यूरिटन और कैथोलिक दोनों ही नाराज हो गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चार्ल्स प्रथम का विवाह फ्रांस की कैथोलिक राजकुमारी के साथ हुआ। अतः चार्ल्स प्रथम ने कैथोलिकों के प्रति बड़ी उदार नीति अपनाई। तो इससे जो उनके अगेंस्ट के मत के थे प्रोटेस्टेंट नाराज हो गए। इंग्लैंड की संसद के प्रोटेस्टेंट सदस्यों ने इस बात का विरोध किया कि चार्ल्स प्रथम एक कैथोलिक राजकुमारी के साथ में विवाह नहीं कर सकता है। इसके आगे हम हमारे 6th वीडियो में चर्चा करेंगे।